Hello friends, so today we are going to start class 12 computer science and we are starting with Python revision 2 part 1. तो जैसा आप सभी को पता है कि इट इज़ बेसिकली अ रिविजन टूर जो आपने क्लास 11th में पाइथन के बारे में पढ़ा है उस सब को आप जो है कंसाइज वे में प्रिसाइज वे में जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसी तरीके से आपके पास आएगा पाइथन रिविजन टूर पार्ट 2। उसके अंदर हम कुछ और एडवांस चीज़ें जो हैं जैसे डेटा टाइप हो गए और बाकी के जो चीज़ें होती हैं जैसे डेटा टाइप्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। खैर अगर हम अभी प्रेजेंट चैप्टर के बारे में बात करें दैट इज़ पाइथन रिविजन टूर पार्ट 1, तो हम इसमें बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथन है क्या और बहुत ही स्मूथली हम इस चैप्टर को जो है अपना कवर करेंगे। ठीक है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उसका ही बेसिकली रिविजन ये है। एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि इससे लगभग आपको 15 से 20 नंबर का पेपर जो है इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, इससे और इससे नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पाइथन को किसने इन्वेंट जो है किया है तो उनका नाम है गाइडो वैन रोसम। ठीक है, तो हम लिखते हैं गाइडो वैन रोसम। आपको 1990s याद रखना है, मतलब उन्होंने 1990s में जो है इसका इन्वेंशन किया था। हालांकि इसके पीछे भी एक स्टोरी होती है कि उन्होंने इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, लेकिन वो आपको नहीं समझनी है। हालांकि उसके पीछे की स्टोरी ये है कि उन्होंने एक जो है सीरियल जो बहुत पसंद था, शो एक पसंद था जिसका नाम था मोंटीज पाइथन, इस तरीके से कोई नाम था, उससे उन्होंने एक पाइथन नाम जो है चूज़ करा, उसके नाम पे अपनी लैंग्वेज का जो है नाम रख दिया पाइथन। ठीक है, अगर हम पाइथन के बारे में बात करें तो पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप इसे जो है कमांड देते हो एकदम से उसको जो है ये जो है रन करने की कोशिश करता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मशीन लेवल लैंग्वेज की नहीं लिखना होता है। मतलब आप भी उसको समझ सकते हो कि एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है और इसका आउटपुट जो है क्या आने वाला है, और एक्चुअली में आउटपुट उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, जैसे हम प्रोग्रामर्स का जो पहला कोड होता है वो बोला जाता है कि यही हमेशा लिखा जाता है, राइट। तो हेलो वर्ल्ड ये आपका जो है एक मैंने कमांड जो है दी है, एक कोड जो है लिखा है छोटा सा पाइथन के अंदर, तो आपको साफ पता चल रहा है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो ये है जो आएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जो है आएगा। तो बेसिकली ये कहना हाई लेवल लैंग्वेज जब हम बोलते हैं ना पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है कि आपको समझ में आता है कि आप लिख क्या रहे हो, यानी ह्यूमन रीडेबल भी होती है, वो हाई लेवल होती है ना। कई लैंग्वेज होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो है समझ पाता है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन इसको जो है हम भी रीड कर पाते हैं, है ना। जब तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आउटपुट बताइए, क्योंकि पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, आप भी उसका आउटपुट जो है बता सकते हो। राइट, साथ में इसमें डायनामिक टाइपिंग होती है ना, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी हो सकता है। ये क्या होते हैं इसको आप सभी को इस चैप्टर में जो है देखने वाले हो। राइट, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? तो टोकन्स बेसिकली हम बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं टोकन। इसको हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। For example, we have keywords, we have identifiers, we have literals, operators, punctuators, ये सारे हमारे क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम देखने वाले हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, है ना। आइडेंटिफायर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पूरी ही प्रोग्रामिंग में जो है इसका यूज आना है। ठीक है, फिर आपके पास जो है एस लिटरल्स होते हैं। एस लिटरल्स का मतलब होता है स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कीवर्ड की, तो कीवर्ड वो एक पर्टिकुलर वर्ड है जो पाइथन ने अपने आप से रिजर्व करके रखा है। मतलब पाइथन ने बताया कि भाई ये पर्टिकुलर वर्ड है ना, इसका ये मतलब होगा, पाइथन इसको इस तरीके से जो है देखेगा, है ना। तो इसका मतलब जो है पाइथन ने इन सब शब्दों को पहले से ही रिजर्व करके जो है रखा है ना। तो इनका एक स्पेशल मीनिंग है।
तो उनका मतलब वही रहेगा, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉल्स, वी हैव ट्रू, वी हैव नन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कीवर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे फॉल्स और ट्रू होता है। अब जैसे हमने कई सारे फंक्शन आपको बताए 11th में, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि फॉल्स और ट्रू कब आंसर आता है। येस यू आर थिंकिंग राइट। हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं, उसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स में आता है ना। इवन अगर हम कहीं पे लिख देते हैं ना कि ट्रू, तो पाइथन उसका मतलब वही ट्रू जो है लेकर के चलता है। ट्रू को हम हाई वोल्टेज भी कहते हैं, है ना, फॉल्स को हम लो वोल्टेज भी कहते हैं। 0 1 जो होता था ना, उसी से करस्पॉन्ड होता है, हमने जो 11th में पढ़ा था। तो मतलब ये शब्द ऐसे होते हैं जिनका पाइथन ने पहले से ही मतलब जो है सेट करके रखा हुआ है, कि आपको पाइथन को बताया हुआ है कि भाई मतलब इनका मतलब ना ये होगा, फॉल्स है तो उसका मतलब है लो वोल्टेज, राइट। तो हमारे पास टोटल पाइथन में 35 कीवर्ड्स है जो होते हैं, ठीक है। 35 में आपके पास बहुत सारे आएंगे, आपकी बुक्स में दे के रखे होते हैं। इसमें से आपको याद क्या करना है, आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि टोटल 35 कीवर्ड्स में से सिर्फ 3 ही ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि अपर केस से स्टार्ट होते हैं, और ये तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, इस फॉल्स का सबसे पहला जो वर्ड, सबसे पहला जो लेटर है वो एफ है, मतलब कैपिटल एफ है, दैट इज अपर केस। ये भी अपर केस है, ये भी अपर केस है। तो इसका मतलब ये ही आपके, अगर मैंने फॉल्स को ऐसे लिखा ना स्मॉल एफ बना के, तो ये आपका कीवर्ड नहीं है, ये आपका आइडेंटिफायर होगा जो आप इसके बाद पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे आपका ट्रू है, ऐसे आपका नन है। तो हमें पता है कि पाइथन क्या होती है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपने कैपिटल एफ की जगह स्मॉल एफ जो है लिख दिया है, तो उससे भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा आपकी प्रोग्रामिंग में, हो सकता है एरर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी आपके 32 कीवर्ड्स बचते हैं, वो सब के सब आपके स्मॉल लेटर्स में आते हैं, मतलब कि लोअर केस में होते हैं। तो उन सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज आइडेंटिफायर। तो देखिए, हम कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए, कीवर्ड तो वो वाले सारे शब्द हैं जिसको पाइथन ने पहले से रिजर्व जो है करके रखा है कि इनका स्पेशल मतलब होगा। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि हमें जैसे कोई वैल्यू है उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें कोई वेरिएबल जो है चाहिए होता है। तो उसके लिए हम एक नाम डिफाइन कर रहे होते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कोई भी वर्ड लिखा, मैंने कहा ए के अंदर जो है 2 वैल्यू है, बी के अंदर जो है 3 वैल्यू है, सी के अंदर हम a प्लस बी जो है कर रहे हैं, और फिर प्रिंट कर रहे हैं सी को। इट इज़ अ वेरी बेसिक प्रोग्राम। तो मैंने अगर 2 की वैल्यू, जो ये मेरी वैल्यू है, मैंने इसे किसी के अंदर स्टोर जो है कर दिया है, दैट इज ए क्या है, ए आइडेंटिफायर है, ठीक है। ए हमारा आइडेंटिफायर है। तो मैंने एक आइडेंटिफायर जो है डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को जो है स्टोर कर दिया। इसी तरीके से मैंने बी किया, इसी तरीके से मैंने सी किया। तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिए, और मैंने इसका प्रोग्रामिंग का ये कोड लॉजिक जो है लिख दिया, मतलब मुझे इन दोनों नंबर को जो है ऐड करना है। तो मैंने एक तीसरे वेरिएबल के अंदर जो है इसको स्टोर कर दिया, और फिर उस तीसरे वेरिएबल को मैंने प्रिंट जो है कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2 + 3, तो सी के अंदर 5 आ जाएगा, और सी आपको प्रिंट करना है, तो इसका आंसर जो है 5 आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हम ऐसे कई सारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स का जो है फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और वो क्या रूल्स है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि आप अपने आइडेंटिफायर को जब भी लिखोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको a = 3 b = 2 लिखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लेटर का होगा हमेशा जो आपका आइडेंटिफायर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी अक्षर से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के बताऊं, जैसे फॉल्स, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। आप बोलोगे तो कीवर्ड था, नहीं, कीवर्ड में आपका ये अपर केस था, ये मैंने लोअर केस लिखा, तो ये आपका आइडेंटिफायर जो है बन जाएगा। इसी तरीके से स्मॉल n का जो नन होता है, दैट इज स्मॉल केस का, लोअर केस का जो आपका नन है, दैट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर।
तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको जो अपने आइडेंटिफायर बनाने हैं वो कीवर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मुझे अपना आइडेंटिफायर फॉल्स ही बनाना था तो आप यहाँ पर इसका कैपिटल एफ हटा के स्मॉल एफ जो है लगा लीजिए, अगर आपको फॉल्स से ही आपका आइडेंटिफायर बनाना है, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है आपको नन से ही आपका आइडेंटिफायर बनाना है तो आप कैपिटल एन नहीं यूज़ कर सकते, आपको स्मॉल एन यूज़ करना पड़ेगा, तब आप बना सकते हो अपना आइडेंटिफायर, ठीक है। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको कीवर्ड यूज़ नहीं करने हैं। दूसरा ये होता है कि जब भी आप अपना आइडेंटिफायर डिज़ाइन करते हो तो आपको स्पेशल सिंबल्स को यूज़ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपके @ होता है, आपका हैश होता है, आपका डॉलर का साइन होता है, तो ऐसे बहुत सारे साइन हो सकते हैं, आपको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाइथन कहता है कि हम एक स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी आइडेंटिफायर डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल आई डिफाइन लाइक क्लास, तो मैंने अंडरस्कोर लगाया LASS, तो ये मेरा एक आइडेंटिफायर है जो कि पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, हम आइडेंटिफायर में डिजिट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो पहला वर्ड लिखोगे वो डिजिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 एप्पल बिना स्पेसिंग के, तो ये आपका आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, और स्पेसिंग नहीं आपको यूज करनी है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे ना, आपने कहा है हेलो वर्ल्ड, तो आप हेलो वर्ल्ड नाम का आइडेंटिफायर बनाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस जो है दे दिया है। स्पेस भी आपका स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे जो माना जाएगा, तो आप सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर जो है यूज कर सकते हो, ये अंडरस्कोर जो छोटा सा डैश होता है नीचे की तरफ, राइट। तो टोटल कितने रूल्स हो गए? देखो रिवाइज करो। सबसे पहला तो है कि आपको कीवर्ड यूज नहीं करने हैं। दूसरा होता है कि आपको अपने आइडेंटिफायर को डिफाइन करते वक्त डिजिट यूज़ नहीं करनी है, शुरुआत डिजिट से नहीं करनी है, बाद में आप डिजिट लिख सकते हो, है ना। इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, आप जैसे FAL 1 2, तो ये आपका एक मैंने रैंडम बना लिया, तो ये एक आइडेंटिफायर है क्योंकि इसमें डिजिट जो है बाद में आई है, ठीक है। अंडरस्कोर से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं लिखूँ इस तरीके से, तो ये आपका आइडेंटिफायर है। आप कहोगे यहाँ तो नन आ गया, लेकिन देखो ना, नन से पहले मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, तो ये अलग हो गया अब। तो अब ये आपका आइडेंटिफायर पॉसिबल है, ठीक है। ये आपका कीवर्ड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर जो है यूज़ कर लिया है। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे ये लिखा है, क्या ये आइडेंटिफायर बन सकता है? सोच के बताओ। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे जो स्पेशल सिंबल यूज करा ये इनवैलिड है। ये हाइफिन नहीं है। देखो हाइफिन जो होता है बिल्कुल नीचे की साइड होता है, लाइन से मिला हुआ, ये आपका हाइफिन है। ये अंडरस्कोर था, ये आपका हाइफिन है, तो हाइफिन पॉसिबल नहीं है, अंडरस्कोर जो है पॉसिबल होता है। इसके बाद बात करते हैं लिटरल्स की। देखिए लिटरल्स को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो ये सारी कैटेगरी जो है आपकी लिटरल्स की होती है। अच्छा, लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल का बेसिक मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, जो कांस्टेंट जो है रहे, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ऐसे डेटा आइटम्स जिनकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला लिटरल आता है, दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो सिंगल लाइन लिटरल्स होते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि मल्टी लाइन लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स देखो, स्ट्रिंग में हम बोलते हैं कि आप, अच्छा स्ट्रिंग बनती कैसे? जब आप ऐसे कोट्स जो है लगा देते हो। अब कोट्स भी तीन तरीके के होते हैं, तो आप डबल कोट्स लगाओ, या आप सिंगल कोट्स लगाओ, या फिर आप ट्रिपल कोट्स जो है लगाओ, है ना। ये एक है, ये पूरा एक है, और ये पूरा एक है, ठीक है। अब ये जो दोनों होते हैं ये एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं, मतलब डबल कोट्स जो होते हैं वो सिंगल लाइन में आते हैं, तो ये सिंगल लाइन लिटरल्स होते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स होते हैं। लेकिन जो ट्रिपल होते हैं वो आपके मल्टीपल लाइंस में आते हैं, तो इसलिए आप इसको बोलते हो मल्टीपल लाइंस के स्ट्रिंग, ठीक है।
तो जो जनरल हम स्ट्रिंग्स देखते हैं ना, जो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ते हो, वो आपका डबल कोट्स में आता है या सिंगल कोट्स में आ जाता है। अब ट्रिपल कोट्स का यूज़ तब आता है जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर लिखनी है, ठीक है, पाइथन के अंदर आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हो, और तब हम इनको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग्स। तब हम इनको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग्स। अगले 2-3 चैप्टर में आप इसका जो है आपको आएगा टॉपिक डॉक स्ट्रिंग का, कि डॉक स्ट्रिंग कब लिखते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। और इसको आप बोलते हो एक तरीके से कमेंट की तरह ही होता है, लेकिन कमेंट से अलग होता है, ठीक है। ये मल्टीपल लाइंस में लिखा जाता है, और अगर आपको इससे हेल्प चाहिए होती है तो आप हेल्प फंक्शन का जो है यूज़ कर रहे होते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मॉड्यूल जो है इंपोर्ट करा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में मैथ मॉड्यूल पढ़ा होगा, तो जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ किया और मुझे मैथ के बारे में जानना है कि ये मॉड्यूल करता क्या है, तो अगर मैंने हेल्प के अंदर इसमें ब्रैकेट में मैथ लिख दिया इंपोर्ट करने के बाद, देखो जैसे यहाँ पे, तो हमें जो इसका आंसर मिलेगा ना वो एक डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, मतलब ट्रिपल कोट्स में ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा पाइथन के द्वारा कि भाई मैथ फंक्शन का यूज़ ये होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो डॉक स्ट्रिंग होती है इसका यूज़ हेल्प के लिए किया जाता है, डॉक स्ट्रिंग के लिए किया जाता है। डॉक स्ट्रिंग का मतलब वही डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से आ जाती है पूरी, जिसमें आपको बताया जाता है कि ये मॉड्यूल इसलिए काम में आता है, ठीक है। तो कमेंट में और डॉक स्ट्रिंग में अंतर होता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम कमेंट पढ़ रहे होंगे, आगे जो टॉपिक आएगा उसमें। नेक्स्ट हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन को हमने पहले देखा है क्लास 11 में, ट्रू या फॉल्स में जो है आंसर कर रहा होता है, राइट। तो बुलियन में तो वही होता है, सिंपल। इसके बाद है नन। देखो नन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरल होता है। ये कब यूज आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ वैल्यू रिटर्न जो है करनी है ना, आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया, आपको कुछ रिटर्न जो है करना है, लेकिन वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास 2 कंडीशन है, आपको कुछ रिटर्न भी करना है लेकिन आपकी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तो नन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपको कुछ रिटर्न भी करना है लेकिन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नो वैल्यू एट ऑल। तो इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली एक साथ फुलफिल करने के लिए आप नन लिटरल का जो है इस्तेमाल कर रहे होते हो, है ना। नन लिटरल जो है आपका आंसर आता है, यानी कि नन का मतलब हो गया फिर, यानी कि कोई वैल्यू भी नहीं है लेकिन आपका फंक्शन जो है बेकार भी नहीं है, मतलब फंक्शन ने कुछ वैल्यू रिटर्न जो है कर दी। अच्छा, जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन, मतलब खाली पड़े हैं फंक्शन। ये वॉइड का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि आपको नन वैल्यू जो है रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है ये इसमें कोई वैल्यू नहीं थी फंक्शन में, लेकिन ये फंक्शन नॉन वॉइड है, मतलब ये कुछ वैल्यू दे रहा है, वॉइड नहीं है, खाली नहीं है, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में जो हम पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू, वो आपको चैप्टर 3 में देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको सिंपल इतनी ही बात याद रखनी है कि नन लिटरल का इस्तेमाल जो है कहाँ पे होता है, ठीक है। यानी आपके पास 2 कंडीशन है, आपको कुछ रिटर्न भी जो है करना है वैल्यू में, लेकिन वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप नन जो है रिटर्न कर रहे होते हो। लास्ट लिटरल है हमारे पास, दैट इज आर न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है। अब न्यूमेरिक लिटरल भी आपका कई तरीके का हो सकता है, जैसे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, है ना। इंटीजर में आपको सभी को पता है, हमने क्लास 11 में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, डेसिमल होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं, ऑक्टल होते हैं। अब आपको सारी बातें याद नहीं रखनी 11th की वहाँ से, जैसे आपको सिंपल ये बात याद रखनी है कि डेसिमल में की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऑक्टल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और हेक्साडेसिमल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। ये आपका आता है, हम बोलते हैं कि इंटीजर में हम न्यूमेरिक पढ़ रहे हैं ना, न्यूमेरिक लिटरल, तो न्यूमेरिक में फर्स्ट कैटेगरी होती है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर में आपका ये 3 पार्ट होते हैं, क्लियर हुआ। अब डेसिमल के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखिए डेसिमल जो होते हैं आपके नंबर्स, इंटीजर्स, वो 1 से लेके 9 तक के बीच में आते हैं, मतलब इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी 1 से लेके 9 के बीच में, क्लियर हुआ। ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल को पहचानने की ये ट्रिक होती है
कि ये हमेशा ऐसे स्टार्ट होते हैं, 0 और O, इसके आगे कुछ कुछ लिखा रहता है। तो इसको पहचानने की ट्रिक होती है, ये 0 होता है यहाँ पे, फिर ये O होता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होती है कि इसमें 1 से लेके 7 तक 0 भी होता है, 1 से लेके 7 तक जो है इसमें वैलिड होती है वैल्यू। 0 से लेके 7 आप बोल सकते हो, मतलब कि 8 और 9 वैलिड नहीं होती। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें 0 से लेके जो है 7 तक जो है वैल्यू वैलिड होती है। अगर उसमें कहीं पे लिखा है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड ऑक्टल नंबर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें अगर 8 और 9 संख्या आ रही है ना, तो वो गलत हो जाता है। दूसरी पहचान ये होती है कि ऑक्टल नंबर हमेशा इस तरीके से शुरुआत होता है, 0 फिर O। आपको याद रखना है कि ऑक्टल नंबर में कभी भी 8 और 9 नहीं आएगा, 0 से 7 तक ही डिजिट होती हैं इसमें। और इसमें सिर्फ ये O होता है अल्फ़ाबेट, इस O के अलावा कोई अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। और डेसिमल में तो एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है, देखो 1 से लेके सिर्फ 9 तक डिजिट आएंगी। इसमें तो 0 भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा 0, ठीक है। इसके अंदर 0 भी आ सकता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो 0 से लेके 9 तक जो है नंबर आ सकते हैं इसमें। तो डेसिमल में 0 भी आ सकता है, और ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक नंबर आएंगे, और स्टार्टिंग जो है इस तरीके से होगी। अल्फ़ाबेट O के अलावा कोई नहीं आएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया, ठीक। अब O भी ये देखो स्मॉल वाला है, तो मैंने बताया इन छोटी छोटी चीज़ों की आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाइथन इज केस सेंसिटिव। अगर आप स्मॉल की जगह इसमें कैपिटल O बनाओगे तो उसमें जो है आपको एरर देखने को मिलेगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल की जो शुरुआत होती है वो इस तरीके से होती है, ये होता है 0, ये होता है X, तो ये 0 है ना कि O, तो ये 0 है, ये X है, और X भी ये कौन सा है, स्मॉल x है। इज इट क्लियर? अगर हम डिजिट्स की बात करें तो इसमें 0 से लेके 9 तक जो है सारी डिजिट्स आ सकती है, 0 से लेके 9 तक सारी डिजिट होती हैं। दूसरी बात, इसमें अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो इसमें A से लेके F तक जो है आ सकते हैं। इसके अलावा ये शुरुआत ऐसे होती है इसकी 0x, तो ये स्मॉल x होता है, ठीक है। तो शुरुआत तो ऐसे ही होगी, लेकिन इसके अलावा अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो A से लेके F तक जो है आपको अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं। तो हेक्साडेसिमल का एग्जांपल हो गया 0xAF। तो आपने कैसे जो है इसको पहचानना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 0 है x है, तो इसकी पहचान यहाँ से हेक्साडेसिमल में बताया था कि 0x से जो है स्टार्ट होता है। दूसरा, इसमें A से लेके F तक कोई भी डिजिट कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट आ सकता है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको A और F दोनों देखने को मिले, तो ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि हमें पता है ऑक्टल तो अलाउ ही नहीं करेगा अल्फ़ाबेट को, ठीक है। सिर्फ आपको 0 और O देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक। न्यूमेरिक में सेकंड कैटेगरी होती है फ्लोटिंग नंबर की। तो फ्लोटिंग नंबर का साफ मतलब होता है जो आपके पॉइंट्स में जो है लिखे रहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका है -13.0, तो ये 0.0 है, तो ये आपका हो गया फ्लोटिंग कैटेगरी का। अगर आपको कहीं पे ई लिखा है इसके आगे, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में होता है, वो भी आपका फ्लोटिंग की कैटेगरी में ही जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे न्यूमेरिक की लास्ट कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जैसे आपको कोई नंबर लिखा है a+bi, तो इसकी फॉर्म में अगर आपको लिखे हुए हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप मतलब कोई नंबर, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर इसके ऐसे भी है अगर, तो भी वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब i और j बराबर ही होते हैं, इन i और j का मतलब होता है रूट में -1, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर है कि जिसमें कुछ नंबर है जो किसी नंबर में ऐड हो रहा है, फिर वो जो b वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से रूट में, तो -1 रूट में जो होता है उसका मतलब i या j होता है, तो ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल हियर, जैसे मैंने कहा 2 + 3i, तो इसमें ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये जो i होता है ये एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इस i के बराबर में जो नंबर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा ये जो i से लगा हुआ होगा या j से लगा हुआ होगा, और जो बाकी अकेला है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। बस आपको एग्जांपल ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो i के साथ लगा है दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट,
जो अकेला है दैट इज अ रियल पार्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो लिटरल्स होते हैं, वो टोकन्स होते हैं जो कुछ कैलकुलेशंस या कुछ एक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कई सारे ऑपरेटर हैं, हम कुछ याद भी होंगे आपको 11th वाले, हमने पढ़ा था आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में कौन होता था? इज नॉट, तो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आपका मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता था? नॉट इन, तो ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये आपको कुछ ऑपरेशन करके जो है देते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका इज और इज नॉट होता है वो बताता है कि आइडेंटिटी सेम है नहीं है। ठीक है, इन बताता है कि क्या किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का ये आइटम है नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना है कि 3 इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एल है ये, तो हम बोलेंगे 3 इन एल और नॉट। तो इन मैंने जो है यूज कर लिया, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में जो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है आप रिमाइंडर जो है निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 12 मॉड्यूलस 5, इसका मतलब ये होता है कि आप जब 5 को 12 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या बचता है। तो उसको 2 टाइम्स अगर हम चलाएं तो आपको 2 है जो बचता है, तो 2 जो है आपका रिमाइंडर है, तो इसका आंसर 2 है आएगा। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं जिसमें आप कंपैरिजन जो है कर रहे होते हो, जैसे ये वाला, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, ये भी होता है नॉट इक्वल टू, है ना। मुझे अगर कंपेयर करना है कि 3 नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा भाई, 3 2 के बराबर नहीं होता है, तो ट्रू आंसर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। अगर इसका देखिए जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर भी आपको 2 जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, कंपेयर करते हैं और आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में आंसर करते हैं। उसके बाद लास्ट है जो आपके पास टोकन है, दैट इज पंचुएटर्स। तो पंचुएटर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स को और रिदम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जैसे कि पैरेंथेसिस होते हैं या हैश होता है, तो ये सब हमारे कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं और उसका एक सिंटैक्स, उसकी एक रिदम बनाने में जो है मदद करते हैं। इसी को आप पंचुएटर्स कहते हो। पंचुएटर्स तो हमने सारे पढ़ लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कमेंट क्या होते हैं। तो कमेंट ना एक ऐसी चीज़ होती है जो हम अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, जिससे पढ़ने वाले को ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये काम हुआ है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा स्टेप है, कोई लॉजिकल आपने स्टेप यूज़ किया जो कि रीड करने वाले को हो सकता है समझ ना आए, तो आप वहाँ पे हैश लगा के कमेंट जो है लिख देते हो ताकि रीड करने वाले को समझ में आए अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था। लेकिन इसका प्रोग्राम रन होने में कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इसका योगदान नहीं होता। ठीक है, पाइथन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन कर रहा होता है, तो वहाँ पे उसका कोई जो है सेक्रीफाइस नहीं होता है, क्योंकि वो रन ही नहीं होता है। जो आपका पाइथन होता है वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे कोई बेसिक एग्जांपल लूँ, तो आपके पास a = 2 है, b = 3 है, c को मैंने कहा a एस्ट्रिस मैंने b लगाया, मतलब आपको इनकी मल्टीप्लाई जो है करनी है। तो मैंने यहाँ पे हैश लगा के लिख दिया c will contain the product of a and b। तो मैंने रीड करने वाले को बता दिया हैश लगा के, सी क्या करेगा, सी आपका ए और बी के प्रोडक्ट को जो है कंटेन करेगा, उसके प्रोडक्ट का एक कंटेनर है जो होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट जो है कर दिया सी। तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन सबसे पहले इसके पास जाएगा, अच्छा ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, फिर सी के पास जाएगा, सी का मतलब से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पाइथन पढ़ेगा ही नहीं, पाइथन इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, सीधा इसके पास जाएगा, प्रिंट करेगा और आपको आंसर जो है 6 देखने को मिलेगा। तो जो आपके कमेंट होते हैं वो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उनको इग्नोर जो है कर देता है। लेकिन इसका इस्तेमाल बस यही होता है कि आपको अगर अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा दिखाना है
ताकि आप वहाँ पे दिखा पाओ कि अच्छा इस तरीके से इसमें ये स्टेप लिया आपने, ये स्टेप लिया, ताकि रीड करने वाले को जो है आसानी हो जाए, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करें अगर हम वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कुछ ऐसी लोकेशंस जो आपने किसी वैल्यू के लिए स्टोर करके जो है रखी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था a = 2, मतलब 2 की वैल्यू के लिए आपने स्टोर्ड लोकेशन जो है ले ली। ये एक लेबल्ड स्टोर्ड लोकेशन है, तो ये a है जो आपकी, ये लेबल्ड स्टोरेज लोकेशन है जो कौन सी वैल्यू को कंटेन करती है, जो कि 2 को कंटेन करती है। तो a आपका वेरिएबल है जो होगा, ठीक है। अब पाइथन में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्ट करते हैं एज अ रेफरेंस rather than a कंटेनर, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपके, आप बोल सकते हो रेफरेंस की तरह जो एक्ट करते हैं, यानी कि अभी आपका a जो है 2 को रेफर कर रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बहुत अच्छा, इसी प्रोग्राम में मैंने कहा a = 2 है, b = 3 है, ठीक है। फिर मैंने कहा a = 6 हो गया और प्रिंट मुझे करना है a × b। तो इसका आंसर क्या आएगा, a की तो दो वैल्यू है, 2 भी है 6 भी है, तो कौन सी वैल्यू चलेगी, तो बाद वाली वैल्यू है जो चलेगी। तो इसका आंसर अगर हम अगर इसमें देखिए तो पाइथन कैसे एग्जीक्यूट करेगा, तो 6 × 3 है जो वो करेगा, 18 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। अब इसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग। मतलब जैसे जैसे आप वेरिएबल्स की रेफरेंस चेंज करते जाओगे तो वही वैल्यू जो है आपकी होती रहेगी, इसको इग्नोर वो जो है करता जाएगा। तो यही मैंने बताया, वेरिएबल पाइथन में एज अ रेफरेंस एक्ट करते हैं, स्टोरेज लोकेशन एक्ट नहीं करते। क्योंकि देखो अभी a 2 को रेफर कर रहा था, फिर a जो है 6 को रेफर करने लगा, तो रेफरेंस है ये, ना कि स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज कंटेनर को अगर हम बोलते हैं तो होता है कि आपने जो है, आपके पास ये a नाम का एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने 2 को जो है इनपुट कर दिया, तो ये 2 हमेशा इसके पास ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकता है, यानी कि रेफरेंस है बेसिकली। अब देखिए हमने प्रिंट बहुत बार इस्तेमाल किया, 11th में बहुत पढ़ा था। ये प्रिंट का सिंटेक्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। हो सकता है अब एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल आता है कि आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो है सिंटेक्स लिख के बताओ 1 नंबर में। तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि कैसे सिंटेक्स लिखा जाता है। तो अगर हम प्रिंट की स्टेटमेंट का सिंटेक्स देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। प्रिंट एस्ट्रिस ऑब्जेक्ट्स कोमा, फिर आपका जो है ये वाला ब्रैकेट आएगा, इसके अंदर सैप कुछ स्पेस होगा, या इसमें आप कुछ, अच्छा जब ये वाला ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, कोई भी चीज़ इन द सेंस सेपरेटर स्ट्रिंग जो है लिख सकते हो आप अपने आप से, जो आप डिफाइन करोगे वो। तो जहाँ भी ये ब्रैकेट आता है उसका मतलब यही होता है। एंड फिर आपने और फिर यहाँ पे एक एंड स्ट्रिंग, आप अपनी मर्जी से कोई भी एंड स्ट्रिंग जो है लिखोगे जो आप डिफाइन करोगे प्रोग्राम। तो ये आपको बस रटना है इसका सिंटेक्स, ठीक है। बाकी यूज़ तो आपको पता है प्रिंट का होता कैसे है ना, जैसे मैंने अभी यूज़ करके बताया सिंपल से। आपको कोई स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करनी है तो आप सिंपल स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है लिख देते हो, ठीक है। आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल उसको रखिए। तो प्रिंट का यूजेस तो ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट का एक बहुत अच्छा यूज़ होता है कि ये आइटम्स को जो है ऑटो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कि ऑटो कन्वर्ट्स आइटम्स टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो होता है ये। दूसरा, ये आइटम्स के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेसिंग जो है दे देता है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है कोई भी, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए हटाओ यहाँ से। अगर हम देखें एग्जांपल है बेसिकली एक छोटा सा, तो लिखेंगे माई नेम। अगर मैंने सिंपल इतना जो है लिखा इसमें और इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका आंसर जो है ऐसे मिलेगा, माई, मान लीजिए स्मॉल एन है अगर, तो माई नेम इज, ठीक है। ये आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें स्पेसिंग हमने तो नहीं लगाई थी, हमने तो सिंपल जो है इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा, कोमा लगाया, अगली स्ट्रिंग लिखी, कोमा लगाया, अगली स्ट्रिंग लिखी। लेकिन जब आपने इसको प्रिंट किया तो इनके बीच में स्पेसिंग जो है आ गई, यानी स्पेसिंग इसमें डिफ़ॉल्ट होती है,
अगर आपको स्पेसिंग हटानी है तो आप आगे चल के इसमें, अगर मान लीजिए मुझे इसको बिल्कुल जो है बिना स्पेसिंग के लिखना है, तो आप इसमें लिखोगे स्टेप इक्वल टू बिना स्पेस। ये मैंने लिखा बिना स्पेस की एक स्ट्रिंग, तो ये होता है यानी कि आपको इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रखना। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा माई नेम इज, तो बिना स्पेस के जो है ये आ गया। आपको इसके अलावा, स्पेस के अलावा कुछ और यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्पेस में आप लिखो, मतलब स्टेप में आप लिखो हैश, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? आप इसका आउटपुट मिलेगा माई हैश नेम हैश इज, ये जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। प्रिंट के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं या स्टेटमेंट फंक्शंस होते हैं प्रिंट के। ये होता है सेप, एक होता है एंड, है ना। अगर मैं एंड फंक्शन का आपको एक एग्जांपल जो है लिख करके बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रिंट एप्पल बनाना, मैंने दो फ्रूट के जो है नाम लिखे और मैंने कहा एंड इक्वल टू हैश, मैंने प्रिंट कर दिया। तो एंड का मतलब है सिर्फ जब ये दोनों लिस्ट आएंगी ना उसके बाद जो है आपको एंड लगाना है, ठीक है। तो मैंने कहा एप्पल बनाना और यहाँ पर जो है आपको हैश देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूँ तो स्टेप का आंसर हो जाएगा एप्पल हैश बनाना, लास्ट में नहीं आएगा फिर, ठीक है। इधर क्लियर? अच्छा, पिछले वाले में आई थिंक हमने कुछ गलती की है, चलो पिछले वाले को दोबारा से देखो। जिसमें मैंने कहा था एंड आपको हैश करना, मतलब हर एक स्ट्रिंग के बाद आपको हैश लगाना पड़ेगा ना। एप्पल के बाद भी हैश आएगा, फिर बनाना के बाद भी हैश आएगा, क्योंकि आपको हर एक वर्ड को एंड करना है विद द हैश। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेप की बात करूँ, ठीक है, ये आपका पिछला आउटपुट था। अगर मैं स्टेप की बात करूँ तो स्टेप में आपको सिर्फ इनके बीच में जो है लगाना है। स्टेप का मतलब है बीच में, यानी सेपरेट आप किससे करोगे, तो यहाँ पे नहीं आएगा फिर हैश। क्लियर होगा? नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का। तो म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम सेम मेमोरी एड्रेस में नई वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या नई वैल्यूज़ को चेंज जो है उसमें करवा सकते हैं, तो उसका मतलब होता है म्यूटेबिलिटी, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई डेटा टाइप है इस तरीके से 1 2 3 उसमें ऐसे कुछ लिखा है और हम चाहते हैं कि इसमें आप जो है 4 जो है और ऐड कर दो किसी तरीके से, तो 4 भी आपको जो ऐड हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये पॉसिबल है इसमें, तो ये हो जाएगा म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर किसी डेटा टाइप में ऐसा पॉसिबल है तो वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो ऐसे कौन से वो म्यूटेबल डेटा टाइप है जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो जो है करते हुए? तो इसमें आपका आता है लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। तो ये 3 ऐसे डेटा टाइप हैं जो अपने अंदर वैल्यूज़ को जो है चेंज करने की एबिलिटी जो है रख रहे होते हैं। इसके अलावा आपके इंटीजर, आपका ट्यूपल, आपका स्ट्रिंग, ये सब आपके इम्यूटेबल होते हैं। इसके अंदर आप इस तरीके से वैल्यूज़ को एक्सेस मतलब चेंज नहीं कर रहे होते हो, है ना, चेंज नहीं कर सकते आप इस तरीके से। बाकी इन सारे डेटा टाइप्स का, चाहे वो इम्यूटेबल है चाहे वो म्यूटेबल है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। इनके सारे फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसिडेंस की। अब प्रेसिडेंस कब काम आता है? आपको ना एक एग्जाम में एक्सप्रेशन जो है आता है, उसको आपका आपका आउटपुट बताना होता है। वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, मतलब आपको पहले किसे सॉल्व करना है फिर किसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए 3% 6, चलो उल्टा लिखिए। अगर हम यहाँ पे लिखिए 12 मॉड्यूलस 5 टू द पावर 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइड 2, ऐसे करके मैंने आपका एग्जाम्पल जो है लिखा। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रेसिडेंस जो है याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट जो है सॉल्व करना होता है पैरेंथेसिस का। अब डबल एस्टेरिस्क का मतलब होता है पावर, जैसे 2 की पावर 3 है दैट इज़ 8, तो आपको पावर जो है सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस मैंने बताया, रिमाइंडर या फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको फ्लोर डिवीजन करनी है 12 की 5 से, तो इसका आंसर आता है 2।
है ना, कि आपको जो है सिंपल मोटा मोटा आंसर जो है बता के आना है, पॉइंट में नहीं बताना। मतलब अगर मैं मान लो 5 को 12 में से डिवाइड करूँ तो आपको आंसर आता है 2, और फिर यहाँ पे 10, फिर 2, अगर मैं पॉइंट लगाऊँ फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 5, 4, आपका 2.4 जो है आंसर आता है, अगर मैं सिंपल डिवाइड की बात करूँ। लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं तो हम ये पॉइंट हटा देते हैं, यानी कि सिर्फ आपका आंसर 2 जो है आता है, ठीक है। और 2 भी कैसा, 2.0, ठीक है। तो हम प्रेसिडेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था सिर्फ यही रूल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस को सॉल्व करना होता है, फिर पावर को, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन में से जो भी पहले आ जाए बस उसे सॉल्व कर दो। इसके बाद प्लस माइनस को, प्लस माइनस में भी जो पहले आ जाए उसे सॉल्व कर दो। एक एंड और वाला भी होता है, वो भी इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। उसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब इन रूल के हिसाब से हमें ये एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करना है। तो हमें देखा है सबसे पहले पैरेंथेसिस जो है हमें सॉल्व करने हैं, तो पैरेंथेसिस को यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 12 मॉड्यूलस 5 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि भाई अगर आप 12 और 5 का जो है मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर निकालते हो तो आपको 2 मिलता है। देखिए 2 मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर जो है 2 लिख दिया। फिर हमने इसको एज इट इज लिखा, बाकी की चीज़ को सेम। फिर यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, ठीक है। अगर यहाँ फ्लोर डिवीजन होता है तो 1.0 आता, अभी सिर्फ डिवाइड है तो हमने लिखा 1। आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास आ जाइए, हमें इसके बाद हमें पावर जो है सॉल्व करनी है, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, -6 + 1 एज इट इज आ गया। अब प्लस माइनस में से जो भी पहले आ जाए बस उसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आएगा 2 + 1 और इसका आंसर जो है आपको 3 जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमें कुछ चीज़ें और समझनी है, जैसे टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है ना। देखिए टाइप कास्टिंग का मतलब होता है द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट है जो गिवन है, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 इस तरीके से गिवन है। फिर मैंने कहा टी के अंदर मुझे इसका क्या यूज़ करना है, आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू अ ट्यूपल। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्यूपल फंक्शन का यूज़ करेंगे, और जो हमें आउटपुट मिलेगा, मान लीजिए हमने प्रिंट करना है इसे टी को, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1 2 3। तो ये ट्यूपल जो है मिल गई। अब ट्यूपल लिस्ट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें समझना है कि हमने इसका ट्यूपल में इसको जो है कन्वर्ट कर दिया। तो ये पॉसिबल होता है कि हम एक डेटा टाइप को अपनी मर्जी से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट में क्या होता है, हम प्रोग्रामर हम कोई अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, जो आपका प्रोग्राम है वो खुद ही एक डेटा कन्वर्जन जो है करके देता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे कि मैंने कहा 2 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 1.0। ये हमारे इंटीजर्स थे और ये आ गया फ्लोट। तो डेटा टाइप क्या हो गया, चेंज, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया अपनी मर्जी से फंक्शंस लगाकर, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और इसमें हमने चेंज किया अपनी मर्जी से ट्यूपल फंक्शन का यूज करके, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इस तरीके से हम लिस्ट भी, अगर हमारे मान लीजिए हमारे पास पहले से ट्यूपल गिवन थी तो हम लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज़ अ पास स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। पास स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए पास स्टेटमेंट तब यूज़ होती है, मान लीजिए हमारे कोड में लॉजिक की ज़रूरत नहीं है लेकिन एक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, मतलब प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वहाँ पे चाहिए लेकिन लॉजिकली उसका वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, तो हम वहाँ पे पास स्टेटमेंट का जो है यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल लिखेंगे पास, ऐसे करके, है ना। मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रोग्राम है, कोई कंडीशन है कि मान लीजिए अगर आपका वर्ड
जो इक्वल टू हो जाता है एप्पल के, तो आप पास जो है लिख दोगे, यानी कि आपने क्या किया, इस पूरी चीज़ को गायब कर दिया। यानी कि आपकी जो भी पर्टिकुलर फाइल होगी जिसके अंदर वर्ड अगर एप्पल हो जाए तो वो हट जाएगा। तो पास मतलब बेसिकली वो स्टेटमेंट, मतलब वो वर्ड जो है आपका पास हो जाएगा, वहाँ से गुजर जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो पास यानी कि आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट चाहिए थी लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं था, राइट। अब इफ़ जो आपकी कंडीशंस होती है उसको लिखने का क्या सिंटैक्स होता है, तो हम जैसे इफ़ कंडीशन लिख रहे होते हैं, फिर इसके अंदर भी कुछ प्रिंट वगैरह करा सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। एक एलिफ होता है, एलिफ आप कई बार लिख सकते हो, फिर लास्ट में हम एल्स जो है लिख रहे होते हैं, और इनके बाद में हम कोलन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक नेस्टेड इफ़ का भी होता है जिसमें आप इफ़ के अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकते हो, यानी कंडीशन के अंदर आपको कंडीशन पुट करनी है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे होते हो। अब हम बात करेंगे लूप्स की। तो लूप्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोर लूप, एक होता है वाइल लूप। फोर लूप को हम आइटरेटिंग लूप भी कहते हैं या फिर काउंटिंग लूप भी कहते हैं। ठीक है, वाइल लूप को हम कंडीशनल लूप भी कहते हैं या सिलेक्शन लूप कहते हैं, क्योंकि इनका काम इस तरीके का है। अगर आप फोर लूप लगाओगे तो वो आइटरेशन करेगा। आइटरेशन मतलब मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और आपने इस लिस्ट के ऊपर लूप लगाया, मान लीजिए 4i in l। तो इसका मतलब यह है कि आप i वेरिएबल की मदद से इसके एक एक एलिमेंट के पास जाओगे। पहले आप 1 के पास जाओगे, फिर पर्टिकुलर जो भी कंडीशन इसने नीचे लिखी होगी उसको फुलफिल कराने की कोशिश करोगे, फिर 2 के पास जाओगे, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के पास। तो आइटरेशन का मतलब ये होता है कि एक एक एलिमेंट के पास जाना और कंडीशन को फुलफिल कराने की जो है कोशिश करना। काउंटिंग का मतलब वही है, आप यहाँ पे काउंटिंग जो है कर रहे हो। दूसरा है वाइल लूप। वाइल में आप कंडीशन पुट करते हो, फिर उसके बाद सिलेक्शन करते हो। मान लीजिए मैंने कहा है कि आपको यहाँ पे एक नंबर आपने पुट कराया और यहाँ पे लिखा जब तक आपका जो n है वो 9 से छोटा है तब तक आप क्या करते रहोगे, उसका सम जो है करते रहोगे। मान लीजिए आपने सम 0 कर दिया, सम इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो आपका एक एक नंबर जो है आएगा, मतलब 0 + 1 1, फिर 1 + 2 सॉरी 1 + 1 2, फिर 2 + 3 5। इस तरीके से सारे नंबर जो है ऐड होते चले जाएंगे जब तक आपका n 9 से छोटा है, तब तक आपको ऐड जो है करना है। समझ में आई बात। तो ये वाइल लूप के अंदर जो है आपने कंडीशन रखी, इसको आप फोर लूप के अंदर नहीं रख सकते हो। दूसरा काम फोर का ये भी होता है कि आप रेंज यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप लिखते ना कई बार 4i in range 5, इसका मतलब है 0 1 2 3 और 4 तक जो है काउंटिंग चलेगी, फिर उसके बाद आइटरेशन जो है हो सकता है। ठीक है, रेंज के और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको रेंज दे रखी है कुछ ऐसे, 10 से लेके आपको -1 तक जो है जाना है, और आपको क्या करना है 2 का गैप जो है लेकर के जाना है। मान लीजिए आपके पास लिस्ट है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले आपको इंडेक्सिंग जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 10 से लेके गलत लिख दिया, चलो इसको थोड़ा सही करो। 1 से लेके मान लीजिए -1 तक जाना है, 2 का गैप ये है। चलो तो आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। इंडेक्सिंग अगर हम फॉरवर्ड की करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग करूँ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऐसे होती है। आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, प्लस का 1, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, और आपको -1 तक जाना है, मतलब आपको यहाँ तक जाना है। अब आपको पता होना चाहिए, आपने लर्न में पढ़ा है कि रेंज में क्या होता है, जिस नंबर तक आपको जाना होता है उसका एक कम हम लेते हैं। मतलब -1 तक इसने बोला है, यानी क्या -2 तक ही है जो जाओगे, एक कम तक हम जाते हैं, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है।
दिस इज अ स्टार्ट वैल्यू, दिस इज अ स्टॉप वैल्यू, और ये क्या है, दिस इज अ स्टेप वैल्यू। कितने कदम आपको लांग करके जाने हैं, तो आपको दो दो में जो है जंप करके जाना है। दो दो का मतलब होता है आप इसके बाद सीधा इसके पास आओगे, यानी कि 2 के बाद आंसर आपका 4 आएगा, फिर सीधा आप 6 के पास आओगे, फिर आप जो है 8 के पास जाओगे। इसके बाद तो आंसर यहाँ बैठ रहा था, यहाँ तक आप जा नहीं सकते, तो आपका यही जो है लूप रुक जाएगा। यानी कि अगर हम इस रेंज का आंसर जो है पता करने की कोशिश करें तो आपका आंसर आना चाहिए 2, 4, 6, 8। ये है जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट, और हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास होते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में आपका ब्रेक भी आ सकता है और आपके कंटिन्यू भी आ सकते हैं। जैसे नाम से पता चलता है, ब्रेक का मतलब है इनका काम, सॉरी जंप का मतलब है इनका काम जंप करने वाला ही है, प्रोग्राम में से ये इधर से उधर जंप है जो करेंगे। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब आपको ब्रेक यूज़ करना है, कब आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर कंडीशन में अगर पहुंच जाते हो, पर्टिकुलर प्रोग्राम में जहाँ पे ब्रेक लिखा है, इसका मतलब आप जो है उस लूप को वहीं के वहीं जो है ब्रेक कर दोगे, और बाकी प्रोग्राम में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप हटा दोगे, सीधा मेन प्रोग्राम में जो है आओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कंटिन्यू कैसे करता है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में क्या लिखा है, ए बी और सी, आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसका मतलब होता है आगे चल के इनकी कुछ वैल्यूज़ जो है आ सकती हैं, बस आपने इनको 0 के इक्वेट करके रख दिया प्रोग्राम में, क्योंकि आपको पता है आगे चल के शायद इनमें कुछ वैल्यू जो है स्टोर हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको 0 के इक्वेट जो है कर लो। ठीक, अब आपने क्या लगाया, फोर लूप जो है लगा दिया, 4i इन रेंज 1 से 11। अब 1 से 11 का मतलब है कि आप 11 से 1 कम तक चलोगे। अच्छा, यहाँ पे कोमा में आपको स्टेप वैल्यू नहीं दे रखी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1, मतलब आपको एक एक कदम जो है आगे चलना है। मतलब इस फोर लूप का आंसर क्या आएगा, इस फोर लूप का आंसर आएगा 1, 2, 3 से लेके 10 तक जो है आएगा, 11 नहीं आएगा बीच में। समझ में आ गई। अब आपने क्या किया, यूज़र से आपने इनपुट करा लिए नंबर ए बी और बी बी। ठीक है, इंट इनपुट एंटर नंबर 1, इंट इनपुट एंटर नंबर 2। यहाँ पे हमने देखो एक पैरेंथेसिस की जो है कमी करी हुई थी, तो आपको समझ के चलना है। अब आपने कंडीशन जो है लगाई कि अगर आपका बी 0 के बराबर हो जाता है तो आपको ब्रेक लगा देना है। मतलब जैसे आपने नंबर इनपुट कराया यूज़र से, और अगर वो यूज़र आपको बी की वैल्यू 0 रख देता है तो आपको ब्रेक लगाना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर बी 0 नहीं है, तो आपको सिंपल प्रोसेसिंग करनी है, दैट इज़ ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। मतलब जैसे मान लीजिए आपने A2 रखा है और B आपने जो है मान लीजिए 1 रखा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। आपने A6 रखा, B आपने 3 रखा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, मतलब सिंपल डिवाइड जो है हो जाएगी। आपको उसे प्रिंट भी जो है कर लेना है। फिर लास्ट में देखो, ये एक पूरा ब्लॉक है और ये अलग है, ये इस वाले ब्लॉक में है, मतलब ये इस वाले ब्लॉक से बाहर है। मतलब कि भले ही भी 0 हो ना हो, उससे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट इन सारे ब्लॉक से बाहर है, इन सारे इंडेंटेशन से बाहर है। इंडेंटेशन समझते हो ना, कि इस तरीके से हम 4 कदम आगे बढ़ के गैप लेके वैल्यू रखते हैं। फिर जैसे आपने यहाँ पे कोलन लगाया तो आप 4 स्टेप आगे बढ़े, फिर आपने ब्रेक लिखा। एल्स में भी आपने कोलन लगाया तो आप इंडेंटेशन दे रहे हो, तो ये गैपिंग देना इज इंडेंटेशन, राइट। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लास्ट में है, ये इन सारे इंडेंटेशन, सारे ब्लॉक से बाहर है। तो अंदर चाहे भी 0 हो ना हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वाली प्रिंट पे। ठीक है, ये बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक कैसे काम करेगा। मान लीजिए यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने बी की वैल्यू 0 रख दी, तो आपका ब्रेक जो है लग जाएगा। जैसे ही ब्रेक लगा तो प्रोग्राम ये वाली चीज़ें नहीं पढ़ेगा, सीधा इसके पास आएगा जो स्टेटमेंट इस इंडेंटेशन से, इस वाले ब्लॉक से बाहर लिखी हुई है। मतलब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक आया तो ये पूरा ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा बाकी का, सीधा प्रोग्राम लास्ट स्टेटमेंट पे आएगा जो कि पूरे लूप के बाहर है।
इस वाले लूप के नहीं, सॉरी मतलब इस इंडेंटेशन के बाहर है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब कंटिन्यू में क्या अंतर होता है? कंटिन्यू, अच्छा यहीं पे अगर मैं चेंज कर दूं उसको, मान लीजिए मैंने कहा कंटिन्यू, अब कंटिन्यू में क्या चेंज आएगा? अब दोबारा से प्रोग्राम को पढ़ो, नाम से पता चलेगा। लूप लगा है 1 से 11 तक, और अगर आपका नंबर बी अगर 0 हो जाता है तो आप कंटिन्यू कर रहे हो। कंटिन्यू का मतलब आप दोबारा से जो है यूज़र के पास जाओगे, दोबारा से जो है चेकिंग कराओगे, दोबारा से नंबर रखवाने की कोशिश करोगे, यानी ये ऐसे ही घूमता रहेगा, इतना ये कंडीशन सफल नहीं हो जाती है। यानी ये ब्रेक नहीं लगा रहा है, ये क्या चाहता है कि भाई ब्रेक ना लगे, आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन आप सही नंबर जो है दो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा तो इसने कंटिन्यू जो है रख दिया, मतलब आप भाई 0 के अलावा कुछ नंबर दो, तो इतना ही लूप चलता ही रहेगा, इतना आप b 0 के अलावा कुछ और नहीं दोगे। समझ में आई बात? अगर आपने b के 0 के अलावा कुछ दे दिया, उसके बाद इसके पास आएगा, डिवाइड होगा, और ये प्रोग्राम जो है बाद में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वाला चैप्टर यहीं तक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो है हम कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले स्टेट ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर जो है करना है। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। क्या आइडेंटिफायर्स वो नाम होते हैं जिनसे आप किसी वेरिएबल को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हो? बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर जो है आपको ट्रू देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया है आइडेंटिफायर्स वो एक तरीके से एक हम नामकरण जो है कर देते हैं किसी वैल्यू का, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के काम में आता है किसी वेरिएबल के, ओके। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। आपको क्या करना है, आपको वैलिड कीवर्ड का पता करना है। देखिए इसमें एलिमिनेशन मेथड भी बहुत यूज़फुल होता है। जैसे मैंने बताया था कि फॉल्स का तो f जो है बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आप कट ही कर सकते हो, कीवर्ड होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कीवर्ड होना चाहिए। तो आप देखोगे कि प्रॉपर कीवर्ड का जो मैंने बताया है वो कौन से हैं। तो मैंने बताया था 3 आपके ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका पहला लेटर अपर केस में होता है। एक फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है, एक नन होता है। अब इसने क्या किया, फॉल्स को लोअर केस में जो है रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया। नन भी कैंसिल हो गया क्योंकि उसका भी कैपिटल N होना चाहिए। अब नॉन लोकल, अगर मैंने आपको जो शीट दिखाई थी आपके लेक्चर में स्क्रीनशॉट लेकर के, तो उसमें नॉन लोकल के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई गैप भी नहीं है। नॉन लोकल बिल्कुल एक ही वर्ड है, और इन्होंने क्या लगाया इसके बीच में, अंडरस्कोर जो है लगा दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या बचता है, आपका आंसर रिटर्न जो है बचता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, आपको प्रिंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी प्रेसिडेंस सॉल्व कैसे की जाती है, प्रेसिडेंस का ही सवाल है। तो मैंने बताया था पहले आपको पैरेंथेसिस जो है सॉल्व करनी पड़ती है। तो आप देखो तो 15.0 फिर आपको डिवाइड है 4 प्लस फिर आपको एक पैरेंथेसिस जो है यहाँ पे दे दिया। तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले। तो 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11 होता है। यानी कि आप क्या करो, आप यहाँ पे 11 जो है रखो इसकी प्लेस पर। आपने प्लस एज इट इज़ लगा दिया, ये पूरा ब्रैकेट बाहर का अलग चल रहा है। अच्छा अगर आप देखो तो 8 + 3.0 है, यानी कि आपका यहाँ पर भी आंसर जो है फ्लोटिंग में आना चाहिए, ठीक है। ये फ्लोटिंग में जो है आएगा। अच्छा +4 आपने किया और ये आपका 15.0 है। अब देखिए अगर हम देखें तो 15 में आपका जो है 4 है, अगर आप इसकी डिवाइड जो है करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है। तो 15.0/4 कितना होता है, 3.75 होता है ना। ध्यान से अगर आप कैलकुलेट करो तो प्लस आपको 11.0 जो है करना है। तो 3.75 प्लस 11.0 डेफिनेटली इट इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 14.75।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पर कुछ ये वाला क्वेश्चन तो हमारे अभी हमने नहीं पढ़ा चैप्टर ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन ये वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब इसमें भी सेम आपको यही स्ट्रेटेजी जो है अप्लाई करनी है। आई थिंक यही तो क्वेश्चन हमने अभी किया, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए है जो आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स आपके पास ये वाला, जिसमें पूछा है वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। सो इट्स वेरी ट्रू कि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट होता है ना। आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी लेक्चर में, जैसे मैंने कहा आपको 15 डिवाइड बाय 15 करना है, सिंपल डिवीजन जो होती है ऐसे वाली, 15 डिवाइड 15, तो आपको आंसर मिलता है 1.0। तो आपने इंटीजर जो है रखे थे, लेकिन आपको आंसर किस में मिल गया, आंसर आपको फ्लोट में मिल गया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ इट इज इम्प्लिसिट, आपका कोई इसमें योगदान नहीं है ना, कंपाइलर ने खुद ही जो है इसको कर दिया विदाउट एनी प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। इज इट क्लियर? ओके, ये वाला क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ लेंगे जब आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा इनवैलिड डेटा टाइप है। तो देखो आपने इतनी चीज़ें तो पढ़ी है भाई, सेट, इंटीजर, ये तो होता ही है, और नन भी मैंने आपको बताया था आज, नन एक स्पेशल लिटरल होता है। तो रियल नाम का हमने कोई जो है डेटा टाइप नहीं पढ़ा, राइट। तो इन क्वेश्चंस में आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन जो है लगाइए, तो ये रियल जो है आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। फोर्थ भी आप कर सकते हो आसानी से, देखिए कैसे मैंने बताया था ट्रू फॉल्स में भी आंसर आते हैं जिसमें एंड या और होता है। तो एंड कब सोल्व होता है, और कब सोल्व होता है, मैंने बताया था और बाद में सोल्व होता है, पहले एंड जो है सोल्व हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, फॉल्स। नॉट ट्रू मतलब सच नहीं है, यानी कि गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो मैंने फॉल्स लगा दिया। फिर बीच में लिखा है एंड, तो मैंने एंड को ऐसे लिख दिया अभी स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे लिखा है फॉल्स, और फिर यहाँ पे लिखा है और फिर लिखा है ट्रू, राइट। अब देखिए मैंने बताया था पहले एंड जो है सॉल्व होता है, तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा भाई। मैंने जैसे 11th में हमने पढ़ा है कि जो एंड होता है ना वो मल्टीप्लाई का जो है काम करता है। आप उसे मल्टीप्लाई एज्यूम करिए और को आप प्लस एज्यूम करिए। तो सोच के देखिए, फॉल्स का मतलब ज़ीरो होता है, अगर आप बुलियंस में देख रहे होते हो 0 1 में, तो 0 इंटू 0 इज 0 ना। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स आपके पास फॉल्स ही आ जाएगा। फिर आपके पास है और फिर आपके पास है ट्रू। अब फिर से फॉल्स और ट्रू को 0 1 में कन्वर्ट कर लो। फॉल्स मतलब 0, और यानी प्लस यानी 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, यानी ट्रू। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो अभी हमने जो है पढ़ लिया ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न ईदर ट्रू या फॉल्स। मैंने बताया था इसमें से कौन सा आपको जो है ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा। तो देखिए ये तो आपका क्या है, दिस इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं करता, ये तो आपकी कैलकुलेशन करता है। ऐसे इक्वल टू ये भी ऐसा ही है, जैसे आपने ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए बचता है, बी बचता है। जो मैंने बताया था नॉट इक्वल टू, मैंने एग्जांपल भी बताया था कि 3 नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर ट्रू है जो आएगा, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स में आंसर होता है इसका, ठीक। अच्छा, फिर से आपके पास एक आंसर लिखा है ट्रू फॉल्स में, ये भी मैं बताया था। रिलेशनल ऑपरेटर भी आपका ट्रू या फॉल्स में आंसर करता है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन ट्रू, लेस देन 10, तो डेफिनेटली ट्रू भाई। 5 जो होता है वो कम होता है 10 से, तो आपका ट्रू है जो आएगा। फिर एंड लिखा है, फिर लिखा है 12 इज ग्रेटर देन 7, तो डेफिनेटली ट्रू। फिर और नॉट, अब और नॉट का मतलब है जो भी रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देना, यानी ट्रू आएगा तो उसे फॉल्स कर देना, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देना। तो रिजल्ट है क्या,
एक्सप्रेशन है क्या, 7 इज़ ग्रेटर देन 4। 7 क्या 4 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन नोट लिखा है आपको सर उसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी अगर हम 7 ग्रेटर देन 4 बताएं तो वो ट्रू आएगा, लेकिन नोट लिखा है तो आपको फॉल्स है जो लिखना पड़ेगा। तो आपने फॉल्स लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है आ गया, इसको आप सॉल्व कीजिए। कि पहले कैसे सॉल्व करोगे, एंड को तो ट्रू फॉल्स को कैसे एज्यूम करो, 1 और 0 में, और एंड या और को आप जो है मल्टीप्लाई और प्लस में एज्यूम करो। तो ट्रू एंड ट्रू यानी 1 इंटू 1 इज 1, यानी कि ट्रू ही है जो आएगा। फिर और आ गया और फिर फॉल्स आ गया। फिर देखो 1 प्लस 0 ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब 1, 0 और मतलब प्लस। देखो 1 प्लस 0 तो आंसर कितना आता है 1, यानी कि ट्रू है जो आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब्ड द चैनल।